Today we will discuss about the comparative cost advantage theory. That is the second part of classical theories of international trade. In previous video we have discussed about the absolute advantage theory of international trade. Now we are going to discuss about the second theory of international trade that is given by the David Ricardo. The comparative cost advantage theory is an improvement over the absolute cost theory that was given by Adam Smith. Comparative cost theory was given by David Ricardo in 19th century. Comparative cost और absolute cost में जो difference है, that is in absolute theory the Adam Smith says the country should specialize in that commodity in which it is producing at less cost than other country. कि अगर दूसरी country के comparatively हम किसी goods को less cost पे चीपली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसी उस कंट्री को उसमें स्पेशलाइज्ड होना चाहिए और फुली स्पेशलाइज होना चाहिए. कोई और गुड्स प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए और वो वही गुड्स एक्सपोर्ट करे. एडम स्मिथ का जो थ्योरी था कि इंटरनेशनल ट्रेड, द बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द डिफरेंस इन एब्सोल्यूट कॉस्ट. कि इंटरनेशनल ट्रेड तभी पॉसिबल है जब कंट्रीज़ के एब्सोल्यूट डिफरेंस, कॉस्ट में एब्सोल्यूट डिफरेंस हो, तभी इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हो सकता है. बट रिकार्डो ने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि जो कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड है दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द कॉस्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव डिफरेंस इन द कॉस्ट. कि एब्सोल्यूट डिफरेंस के ऊपर बेस नहीं होता, जबकि कंपैरेटिव डिफरेंस जो आता है कॉस्ट में, गुड्स की कॉस्ट में, उस पे बेस है इंटरनेशनल ट्रेड. तो रिकार्डो ने एडम स्मिथ की थ्योरी को क्रिटिसाइज करके अपनी थ्योरी दी है. डेविड रिकार्डो बिलीव्ड दैट द इंटरनेशनल ट्रेड इज governed by the comparative cost advantage rather than absolute cost advantage. So Ricardo says a country should specialize in that commodity in which it has a greater relative advantage in cost than other countries. कि जिस गुड्स में उसे relatively comparative advantage ज़्यादा हो, वो गुड्स में उसे उसी गुड्स में उसे स्पेशलाइज होना चाहिए और वही गुड्स वो एक्सपोर्ट करे. और जिसमें डिसएडवांटेज कम हो, डिसएडवांटेज कम हो और डिसएडवांटेज ज़्यादा हो रहा है, उस गुड्स को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना चाहिए. बट रिकार्डो और स्मिथ की जो सिमिलैरिटी है, दोनों ही थ्योरी फुली स्पेशलाइजेशन में बिलीव करती हैं कि जो जहाँ पर भी कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है जिस गुड्स में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, उसी गुड्स में स्पेशलाइज्ड हो, अदर गुड्स को प्रोड्यूस ना करे और उसी को एक्सपोर्ट करे आगे. एंड द कंट्री शुड इम्पोर्ट दैट कमोडिटी विच इट हैज़ अ डिसएडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग. कि जिसमें उसको डिसएडवांटेज हो रहा हो, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कंपैरेटिव रिलेटिव कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो उस गुड्स को दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर लेना चाहिए. तो डेविड रिकार्डो की जो इंटरनेशनल ट्रेड का बेस है दैट इज़ डिफरेंस इन द कंपैरेटिव कॉस्ट, नॉट एब्सोल्यूट कॉस्ट, रादर देन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. अब यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो है होता क्या है. एब्सोल्यूट में तो हमने सीधे देखा था कि जो लेबर है वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है दोनों कंट्री में. एक लेबर यूनिट हम जब यूज़ कर रहे हैं तो कितनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है. जहाँ पे वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है इट मीन्स एफिशिएंसी ज़्यादा थी, हमने एब्सोल्यूट टर्म्स में बेनिफिट निकाला था. बट यहाँ पे रिलेटिव और कंपैरेटिव एडवांटेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ दो कंट्री है, इंडिया और जापान, एंड दो गुड्स है. 2x2 मॉडल हमने लिया है जो क्लासिकल मॉडल है.
वो 2x2 मॉडल है, 2 कंट्री और 2 कमोडिटी पे बेस है। 2 कंट्री है हमारे पास, इंडिया और जापान। 2 गुड्स हैं, कंप्यूटर एंड राइस। अब इंडिया क्या करती है, कंप्यूटर और राइस। इंडिया में राइस भी हाई कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है और कंप्यूटर भी हाई कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि जापान का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कंप्यूटर और राइस दोनों ही कम है। मतलब जापान ज़्यादा एफिशिएंट कंट्री है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्यूटर की भी कम है और राइस की भी कम है। इंडिया में दोनों ही कंप्यूटर और राइस दोनों ही हाई कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसका सीधा सीधा मतलब अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो एब्सोल्यूट में क्या, जापान अगर दोनों कमोडिटी लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकती है तो दोनों में ही स्पेशलाइज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता। रिकार्डो ने इस चीज़ को डिनाई किया है कि अगर कोई कंट्री दोनों ही कमोडिटी को लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकती है, फिर भी उसे दोनों गुड्स में स्पेशलाइज नहीं होना है। इट डजंट मीन दैट द जापान शुड स्पेशलाइज्ड इन बोथ द कमोडिटी राइस और कंप्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं बचा प्रोडक्शन के लिए, ना तो वो कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकती है ना ही राइस, क्योंकि दोनों ही हाई कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे रिलेटिव टर्म में कॉस्ट देखेंगे कि जापान जो है कंप्यूटर और राइस, जापान कंप्यूटर राइस में से कंपेयर करेगा कि दोनों में से किसकी कॉस्ट कम आ रही है। कंप्यूटर की कॉस्ट कम आ रही है, कम तो दोनों की है, बट रिलेटिव टर्म हमें देखना है कि कंप्यूटर की ज़्यादा कम है या राइस की ज़्यादा कम है। तो जापान जो है, अगर जापान में कंप्यूटर की कॉस्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल कंट्री है, तो एज़ कम्पेयर टू राइस कंप्यूटर्स की कॉस्ट कम होगी वहाँ पे। तो जापान क्या प्रोड्यूस करेगा, दोनों में रिलेटिव निकाला तो कंप्यूटर ज़्यादा सस्ता बना सकता है वो, तो कंप्यूटर इज़ रिलेटिवली चीपर देन द राइस। तो जापान जो है स्पेशलाइज्ड होगा कंप्यूटर बनाने में। सिमिलरली अब इंडिया का केस लेते हैं। इंडिया को दोनों ही कमोडिटी में डिसएडवांटेज है, कंप्यूटर में भी राइस में भी। बट अगर इंडिया के टर्म में देखें तो इंडिया ये देखेगा कि लेस डिसएडवांटेज किस में है, कंप्यूटर में या राइस में। डिसएडवांटेज तो है बट कम किस में मिल रहा है डिसएडवांटेज, राइस में या कंप्यूटर में। तो अगर इंडिया को राइस बनाने में कम डिसएडवांटेज मिलता है प्रोडक्शन करने में, तो इंडिया स्पेशलाइज हो जाएगी राइस को प्रोड्यूस करने में। तो जब किसी कंट्री के पास दोनों ही कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है, तो वो फिर कंपेयर करेगी कि किस में कंपैरेटिव एडवांटेज किस में ज़्यादा है। तो कंपैरेटिवली एडवांटेज जिसमें ज़्यादा होगा वो वही गुड्स स्पेशलाइज होगी और वही एक्सपोर्ट करेगी। सिमिलरली जिस कंट्री को दोनों ही गुड्स में डिसएडवांटेज होगा, तो वो ये देखती है कि किस में कम डिसएडवांटेज है, वो उस गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ इस केस में जापान कंप्यूटर्स एंड इंडिया राइस में स्पेशलाइज्ड होगी और एक्सपोर्ट करेगी राइस, एंड जापान से कंप्यूटर इंपोर्ट करेगी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे कंपैरेटिव एडवांटेज देखा जाता है। कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू ही इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको मोस्टली किसी भी गुड्स में, अगर हम नेपाल ले ले, भूटान ले ले, तो उनको किसी भी गुड्स को बनाने में एडवांटेज नहीं मिलता, डिसएडवांटेज मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भूटान और नेपाल जो है वो कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करती। कुछ ना कुछ तो गुड्स ऐसा होगा ना जिसमें उसे लेस डिसएडवांटेज मिलेगा। डिसएडवांटेज तो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, दूसरी कंट्री के कंपैरेटिवली। अगर इंडिया के कंपैरेटिवली नेपाल देखें तो नेपाल को हो सकता है दोनों ही गुड्स महंगी पड़ रही हो बनाने में, चाहे वीट है राइस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, हर चीज़ इंपोर्ट कर लेगा। जिसमें कम डिसएडवांटेज होगा वही गुड्स में स्पेशलाइज होगी, और जिनको हर एक गुड्स में बेनिफिट मिल रहा है, लेस कॉस्ट आ रहा है, दैट डजंट मीन कि दैट कंट्री विल प्रोड्यूस ऑल द कमोडिटीज़ और हर एक में स्पेशलाइज्ड हो जाएगी।
अब जापान टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो सकती है, दैट्स वाई जापान इज स्पेशलाइज्ड इन टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल प्रोडक्ट्स। इंडिया जो है वो स्पेशलाइज्ड नहीं हो सकती है टेक्निकल प्रोडक्ट्स में, इंडिया को डिसएडवांटेज है, हो सकता है इंडिया यूएस के कंपैरेटिवली जो है वो दोनों हर एक कमोडिटी में कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, लेकिन इंडिया फिर भी एक्सपोर्ट करती है यूएस के साथ, यूएस भी इंपोर्ट करता है। दैट्स वाई डेविड रिकार्डो टेक्स द कंपैरेटिव एडवांटेज एज अ बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Now let's look at the assumptions of the theory. This is also called the labor theory of value. That means Ricardo also takes only one factor of production, that is labor. Cost of the production are measured in terms of labor units. It means if the labor is the only factor of production, that the cost of production only depends on the price of labor. That's why cost of production are measured in terms of labor. Labor is perfectly mobile within the country but immobile internationally. That means labor can move freely within the country but cannot move freely internationally. Labor is homogeneous, that means they are equally skilled, equally efficient. There is unrestricted free trade. Ricardo is a supporter of Adam Smith, that's why it also support the free trade concept. That means there is no tariff, no custom duties on the import and export. There is constant return to scale, full employment equilibrium is there, and the market is perfectly competitive. So this theory is based on these assumptions. Now we are going to look at these theories through the example and through a schedule and diagram. So we are taking two situation. It is a 2x2 model that we are going to analyze through a table. There is two table, one is the before international trade and one is after international trade. So this table is shows the production of a commodity that is before the इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड से पहले जो कंट्री प्रोडक्शन कर रही है ये टेबल उसको शो कर रहा है. एंड आफ्टर दैट we will discuss about the benefit and gain that a country will get after engaging themselves into international trade. So this table will explain country A and country B को कैसे हमारे किस गुड्स में कंपैरेटिवली एडवांटेज मिल रहा है और किस कंट्री को डिसएडवांटेज मिल रहा है. अब यहाँ पर देखते हैं, हमने दो कंट्री लिया है, कंट्री ए एंड कंट्री बी. देयर आर टू कमोडिटी, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. 2x2 मॉडल है और ये जो टेबल है ये शो कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लेबर यूनिट. ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि एक यूनिट बनाने में, एक यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है. ठीक है, तो देखते हैं अब कितनी कॉस्ट आ रही है कंट्री ए और कंट्री बी में. सबसे पहले लेते हैं कंट्री ए को, दोनों कमोडिटी बनाने में कॉस्ट कितनी है. कंट्री ए में 1 यूनिट गुड प्रोड्यूस करने में, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट कमोडिटी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 10. It means that 10 labor is producing a 1 unit of commodity. If we talk about the commodity Y, then 20 unit of labor will produce 1 unit of good Y. कि एक यूनिट गुड एक्स प्रोड्यूस करने के लिए कंट्री ए में 10 यूनिट लेबर यूज़ करना पड़ रहा है और कमोडिटी वाई को बनाने में 20 यूनिट लेबर यूज़ हो रहा है. Now we are going to look at country B. Country B is using 15 units of labor for producing 1 unit of commodity X
and 25 units of labor to produce the 1 unit of commodity Y. अब देखते हैं कि दोनों की कॉस्ट में क्या डिफरेंस है. अगर हम एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात करते हैं तो बी और ए को सीधा कंपेयर कर लेते हैं कि किसको अब बेनिफिट है. कमोडिटी एक्स में देखते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस. कंट्री बी की कॉस्ट क्या है 15, मान लो 15 रुपये लेते हैं, लेबर नहीं लेते, 15 रुपीज़. एंड कंट्री ए 10 रुपीज़. इट मीन्स अ कंट्री ए हैज़ an absolute advantage in commodity X. In commodity Y, cost of production in country A is 20 and cost of production in country B is 25. So in commodity Y also, the country A has an absolute advantage in producing in this commodity also. That means country A has comparatively more advantage in producing both the commodity. It means all commodity X and commodity Y is less cheaper in country A. कि दोनों ही गुड्स में उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि दोनों ही गुड्स कंट्री बी से ज़्यादा सस्ती है. उसके कंट्री में प्रोड्यूस कंट्री ए में ज़्यादा चीपर है दोनों ही गुड्स. अब अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात करें तो उसके पास तो दोनों ही गुड्स सस्ती हैं बी का कंपैरेटिवली, तो दोनों गुड्स में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए. बट नहीं, रिकार्डो ने क्या कहा कि कंपैरेटिव एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट नहीं लेंगे, हम यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज लेंगे. दो गुड्स को कंपेयर करेंगे कि कंट्री ए को दोनों गुड्स में तो एडवांटेज है एब्सोल्यूटली, बट रिलेटिवली कौन सी ज़्यादा सस्ती है, कौन सी लेस चीपर है. तो गुड एक्स जो है कंट्री ए 10 लेबर से बना सकता है और कमोडिटी वाई में 20 लेबर लग रहे हैं. दैट मीन्स कमोडिटी एक्स इज रिलेटिवली चीपर देन कमोडिटी वाई इन कंट्री ए. कि कमोडिटी एक्स जो है रिलेटिवली मोर चीपर है कमोडिटी वाई से. अब कंट्री बी में क्या है, एक है कंपैरेटिवली, तो उसे दोनों ही गुड्स जो है, अब यहाँ पे देखो कंपैरेटिवली ए को क्या है, दोनों में ही एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है. हाउएवर ए पोजेस अ मोर कॉस्ट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग कमोडिटी एक्स. तो कंट्री ए क्या करेगा, स्पेशलाइज हो जाएगा गुड एक्स को बनाने में. दैट मीन्स कंट्री ए विल स्पेशलाइज्ड in the production of commodity X. कंपैरेटिव कॉस्ट रेशियो यहाँ पे देखो निकाला, ये डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो है. डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो इसकी खुद की कंट्री की निकाली है 10:20 का. दैट मीन्स 0.5 आ जाएगा. 1:0.5. 1 यूनिट ऑफ X इक्वल टू 0.5 यूनिट ऑफ Y. और कंट्री बी का ये आ गया हमारा डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो. बट कंपैरेटिव कॉस्ट रेशियो से हम चलेंगे. यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट रेशियो अगर देखें तो दो कंट्री का कंपैरिजन कर रहे हैं हम. कमोडिटी एक्स का अगर कंपैरेटिव कॉस्ट रेशियो देखें तो 10:15 0.66 और कमोडिटी वाई का 20/25 दैट इज़ 0.80. तो यहाँ पर जो है कॉस्ट रेशियो 0.66 और 0.80 है. अब कंट्री बी को लेते हैं. कंट्री बी को जो लेस डिसएडवांटेज है वो किस में मिल रहा है, कमोडिटी वाई में एज कंपेयर टू एक्स. क्योंकि अब ए जो है एक्स में स्पेशलाइज्ड हो गया है, तो बी किस में स्पेशलाइज होगा, अब वाई में. वाई में स्पेशलाइज होके और उसी गुड्स को वो एक्सपोर्ट करेगा आगे. और जो एक्स गुड है वो कंट्री ए से
इंपोर्ट करेगा. सो फॉर कंट्री ए एक्सपोर्ट कौन सा गुड हुआ, एक्स, और इंपोर्ट क्या करेगा, गुड वाई. सिमिलरली कंट्री बी के लिए एक्सपोर्ट क्या होगा, गुड वाई, और इंपोर्ट क्या करेगा, गुड एक्स का. तो दोनों ही कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज पे नहीं चल रही, कंपैरेटिव एडवांटेज पे चल रही है कि इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज कम है. अब गेन पॉइंट पे आते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड से अब जब ये ट्रेड कर रहे हैं तो क्या गेन होगा एक्चुअली में दोनों कंट्री को. तो गेन जब हम देखते हैं, पिछली थ्योरी में भी बताया था, गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो. दोनों कमोडिटी की डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो से डिटरमाइन होती है. तो हमने यहाँ पे निकाला है 1x इक्वल टू 0.5y फॉर कंट्री ए, 1 रेशियो 0.5, दैट मीन्स 1 यूनिट ऑफ गुड x इक्वल टू 0.5 यूनिट ऑफ गुड y. Now the cost ratio of country B is 1:0.6. ये यहाँ निकाला था. 1 unit of commodity X is equal to 0.6 unit of commodity Y. तो अब गेन कैसे होगा जब वो इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड कैसा होना चाहिए जिससे कि दोनों कंट्री को गेन हो. When they enter into international trade, the both will benefit. Obviously, when a country entered into international trade, both country which are trading with each other will gain, because बिना benefit के कोई भी country trade नहीं करती. So how much and how A will benefit and how B will get the benefit by international trade. So we will analyzing the benefit or gain by this ratio, this cost ratio of both country. So A will benefit when she get more than 0.5 unit of Y. यहाँ पे मैंने she यूज़ किया है. she जो है कंट्री के लिए हमेशा she यूज़ होता है. A will benefit when she get more than 0.5 unit of Y by giving 1 unit of X. इसका डोमेस्टिक रेशियो क्या है, 1 X का 0.5 Y. अब कंट्री ए एक्सपोर्ट क्या कर रही है, गुड X, और इंपोर्ट क्या कर रही है, 0.5 Y. तो कंट्री ए को गेन तब होगा जब वो 1 यूनिट एक्सपोर्ट करे, मतलब 1 यूनिट देने के बदले उसे 0.5 यूनिट से ज़्यादा गुड्स वाई की कमोडिटी मिले, क्योंकि 0.5 तो उसे अपनी कंट्री में ही मिल जाएगा 1 यूनिट के बदले. अपनी कंट्री में खुद प्रोड्यूस कर सकती है 0.5 यूनिट तो. लेकिन बेनिफिट इंटरनेशनल ट्रेड से उसे तब होगा जब उसे बाय गिविंग 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स, इफ शी गेट मोर देन 0.5 यूनिट ऑफ गुड वाई फ्रॉम कंट्री बी. Similarly, B will benefit if she get 1 unit of good X by giving less than 0.6 unit of Y. B को benefit तब होगा जब उसे 1 यूनिट कंट्री A से मिले by giving less than 0.6 unit of Y. कि उसे 0.6 यूनिट से कम Y दे के उसे 1 यूनिट X की मिल जाए, क्योंकि 0.6 वो अपनी कंट्री में खुद प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी खुद की कॉस्ट रेशियो है. तो उससे ज़्यादा, उससे कम देना पड़े, उससे कम कॉस्ट पे मिले, तभी जाके उसे बेनिफिट होगा. सो बोथ कंट्री ए एंड कंट्री बी विल बेनिफिटेड बाय इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस बेनिफिट थ्रू द डायग्राम. Country A and country B, commodity X on the OX axis and commodity Y on Y axis. So A1 and B1.
A1 is the production possibility curve of country A, and B1, this line is the production possibility curve of commodity country B. अब A कर्व देखो राइट में जा रहा है, दैट मीन्स country A can produce OA1 quantity of commodity X and OA quantity of commodity Y. दोनों ही कमोडिटी की ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, क्योंकि उसे क्या था, दोनों में ही बेनिफिट मिल रहा था, एब्सोल्यूट बेनिफिट दोनों गुड्स में था. B1 क्या शो कर रहा है कि X की क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे और Y की ज़्यादा है. दैट मीन्स कंट्री B हैज़ एडवांटेज इन कमोडिटी Y देन द कमोडिटी X. बट अगर ए को यहाँ पे क्या था, दोनों ही कमोडिटी में है, तो स्पेशलाइज दोनों में तो नहीं हो सकती है. तो अब एक क्या करते हैं, अब इसमें BC1 लाइन जो A1 कर्व है हमारा, उसके पैरेलल मतलब जैसे ही ये कर्व है दोनों के बीच में गैप सेम होना चाहिए, सिमिलर उसके एक लाइन ड्रॉ करते हैं. कंट्री बी का जहाँ से स्टार्ट हुआ है बी पॉइंट से, इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली BC1, एक PPC लाइन. अब ये लाइन क्या करती है यहाँ पे, अब ये लाइन हमने कंट्री ए के लिए ड्रॉ की है कंपैरेटिव एडवांटेज शो करने के लिए. ये लाइन अब क्या शो कर रहा है कि बाय गिविंग अप, इफ अ कंट्री गिव्स अप OB क्वांटिटी ऑफ Y, कि अगर कंट्री A इतनी क्वांटिटी Y की गिव अप कर देती है और उस रिसोर्सेज को जो पहले B कमोडिटी Y को प्रोड्यूस कर रही है वो अगर कमोडिटी X पे यूज़ करे, तो इट कैन प्रोड्यूस मोर कमोडिटी ऑफ X, कि वो क्या कर सकती है, अब ज़्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकती है X की. अगर मान लो तुम पहले 10 लेबर यूज़ कर रही थी कंट्री ए X को प्रोड्यूस करने में, और 15 लेबर जो है वो कंट्री बी को कमोडिटी Y को प्रोड्यूस करने में. अब ये लाइन क्या कह रहा है कि तुम्हें तो अगर एडवांटेज देखे तो X गुड में है, दैट मीन्स तुम क्या करो, X ही सिर्फ प्रोड्यूस करो. X कंपैरेटिव एडवांटेज इसमें है तो X गुड को प्रोड्यूस करो. ये जो 15 लेबर है ये Y से हटा के X में लगा दो. तो 15 पहले 10 काम कर रहे थे, अब 15 और लगा दिया, मतलब 25 हो गया. तो अब X गुड की प्रोडक्शन क्या होगी कंट्री ए के लिए, इंक्रीज हो जाएगी, एंड विच इज़ मोर देन द OB1, इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. जितना कंट्री B प्रोड्यूस कर रहा था X की, उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो A को किस में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, A1 में, सॉरी X कमोडिटी में, और Y कमोडिटी को उसे हटा देनी चाहिए. Y कमोडिटी वो B से इंपोर्ट कर सकती है. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ B, कंट्री B के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट कैन प्रोड्यूस अ सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी Y. इसको अगर वो ये गिव अप कर दे, X कमोडिटी का OB1 गिव अप कर देती है कि ये कमोडिटी जो है मैं छोड़ देता हूँ और ये कंट्री A ही प्रोड्यूस कर ले. पहले ये B प्रोड्यूस कर रहा था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये अब किसको दे दिया इसने कि कंट्री A प्रोड्यूस करो क्योंकि तुम स्पेशलाइज्ड हो, तो फिर भी वो सिमिलर क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करेगी. A का देखो OA1 और प्लस में अब उसने यहाँ से रिसोर्स को हटा दिया है Y से, तो OC1, ये दोनों प्रोड्यूस कर रही है अब कंट्री A में X ज़्यादा बढ़ गया है. लेकिन कंट्री B को तो डिसएडवांटेज था दोनों ही कमोडिटी में, तो उसने क्या किया, X गिव अप किया और Y प्रोड्यूस कर दिया. लेकिन इस कर्व को देखो, BC1 जो कर्व बना है वो ये शो कर रहा है कि कमोडिटी Y की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है, कमोडिटी Y की प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी कंट्री B के लिए, सिर्फ कंट्री A में प्रोडक्शन इंक्रीज होगी. तो ये जो शेडेड एरिया है, ये जो एरिया है
ट्रायंगल बन रहा है B1 C1, दैट इज़ द एडवांटेज फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड से जो एडवांटेज मिला है कंट्री ए को, बी को कुछ भी नहीं मिला है, कंट्री ए को जो एडवांटेज मिला है वो शो कर रहा है ये शेडेड एरिया के थ्रू, कि जब कंट्री किसी एक गुड को बनाने में कंपैरेटिवली अगर उसे एडवांटेज मिल रहा है तो कंपैरेटिव एडवांटेज के बेस पे वो किसी एक गुड को प्रोड्यूस करने में, जैसे कंट्री ए एक्स को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज हो गई, वाई को गिव अप कर दिया, ऐसे ही कंट्री बी को लेस डिसएडवांटेज था वाई में, तो वो वाई को प्रोड्यूस कर रही है, एक्स को गिव अप कर चुकी है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो दोनों ही कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड से गेन होता है। ये शेडेड एरिया गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड को शो कर रहा है। सो ये जो हमारी थ्योरी थी पूरी क्लासिकल थ्योरी, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो कि बेस मेन था, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर एडम स्मिथ ने लिया था, और यहाँ पर जो रिकार्डो ने लिया है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिवली किस में एडवांटेज मिल रहा है, या अगर डिसएडवांटेज मिल रहा है तो कंपैरेटिवली लेस डिसएडवांटेज किस में है। सो रिकार्डो सेज द बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज कंपैरेटिव एडवांटेज, not the absolute advantage. So Ricardo concludes that a country should specialize in the production of that commodity which it has greater advantage or less disadvantage, and it should export that commodity only and import that goods which it has more disadvantage or less advantage than the other country. So the theory of comparative cost advantage based on the difference in comparative cost, relative cost, not on the absolute cost. But the major drawback of these two theory is both the classical economists use only one factor of production, that is labor. So this is the major drawback of the theory, and this theory is criticized by many economists on this basis, that the factor of production is not only one, because production cannot be done by one factor only. There are many factors like capital and labor, land, technology, entrepreneur. So these two economists didn't use other factor of production, and this two theory was only based on 2x2 model. There is only two country and there is only two commodity. So they didn't explain if there are more than two country, because in real time, in real life, there are not only two country that are trading with each other, there are multiple nations which are trading with each other, and these two theories, जैसे कि हमने देखा कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सपोर्ट करिए, दैट मीन्स दिस इज अ बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, एंड nowadays a trade is in the monetary terms, not in the barter terms. It is calculated in monetary values, not in the barter system. So these are the drawback of classical theories, whether it is absolute or comparative advantage. Like these two theories are based on various unrealistic assumptions also, like all labor are homogeneous. It means equally efficient and equal knowledge and equal efficiency. So nowhere in the world labor are homogeneous. Everyone has different capability, different skills, different efficiency. So, and perfect competition market, there is no perfect competition in any country. Realistic market is imperfect market, not perfect market. So these theories cannot apply practically.
earlier it has applied in many countries during British time period. So this theory is not applied to in underdeveloped countries where there is no perfect competition, and this theory cannot apply in real life because a factor of production is not only one. Labor cannot produce goods and services. So these two theory was based on many unrealistic assumption, and a modern economist criticized these two theories on this basis. So in the next part, we will discuss about the modern theories, that is the criticism and improvement of classical theories, that was as major improvement over the classical theories. So this is all about the comparative advantage theory. आई होप सभी को समझ आ गया होगा. So thank you for watching.